हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो मेरे प्यारों? तो आज आपके लिए नया कोर्स आपका लाइव क्रैश वेडनेसडे टेस्ट में शुरू किया। आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे होगा। ओके, इस तरह से डेली होता रहेगा। तो इसमें हम लोग साइंस, सोशल और मैथ, यही तीनों का यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल मिलाकर के 50 सवाल रहेगा। टोटल तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर 50 सवाल। तो फटाफट यहाँ पे करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, क्लास 10 में पढ़ रहे हो, बस फटाफट थंब दबाओ, वहाँ पर लाइक करो और आगे बढ़ो। सबसे पहले सवाल आपके सामने हाजिर है। सबसे पहला सवाल है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार, इसको मानव अधिकार ही बोला जाता है। तो बोला जा रहा है कि भारत में मानव अधिकार यानी कि मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1991 में, 92, 93 में, 95 में या 97 में? तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित हुआ था। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। दूसरा सवाल बोलता है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1963 में, 1863 में, 1864 में, 1871 में, 1872 में? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी 1871 में। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा? चलिए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तीसरा सवाल है, लोकसभा 2014 में लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? पूरी वीडियो देखिए और लास्ट में मुझे कमेंट कीजिए कि 50 में 50 बना। अगर आप पढ़ रहे हो तो पक्का 50 में 50 बना के फोड़ दोगे इधर के। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था 16वीं लोकसभा या 17वीं या 15वीं या 14वीं? तो 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो हुआ था 16वीं लोकसभा। कब हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव था 2014 में। और 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में। 15वीं भी कभी कभी देते हैं 2009 में। ठीक है, 2014 2019 में बीजेपी की सरकार बनी है थी और बनी हुई है। ओके, चौथा सवाल है, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, क्या नहीं थे? चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या नहीं थे? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। ऑप्शन बोलता है पर्यावरण सुरक्षा, वन संपदा या वन की कटाई, वन जीव की सुरक्षा। तो देखो सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव है तो वही तो किया था ना। तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए किया गया था, वन संपदा के लिए भी किया गया था, वन जीव की सुरक्षा के लिए, लेकिन वन की कटाई के लिए नहीं। मतलब मना बोला क्या कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या नहीं थे, क्या नहीं थे? तो वन की कटाई का उद्देश्य थोड़ी ना था। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए पांचवा सवाल पढ़ते हैं, भारत की वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? मतलब किस इस ऑप्शन में से इनमें से किसे जो है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है कि आरबीआई की स्थापना का जो तारीख है वो याद रखें, 1 अप्रैल 1935 है ना। तो आप 1935 तो ठीक है, 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखो यहाँ बेटी बेटा, 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो बंदा कन्फ्यूजन हो जाता है देख करके ऑप्शन, है ना। 1 अप्रैल से 31 जून, ओ माय गॉड, 31 मार्च, क्योंकि अप्रैल के बाद क्या आता है? मार्च, अप्रैल, है ना। पीछे अगर रिवर्स जाएंगे तो मार्च के बाद अप्रैल आता है। चलिए छठा सवाल है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? 1988 में, 89 में, 90 में या 91 में? जवाहर रोजगार योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। अगला सवाल पढ़ते हैं, एचआरडी को विस्तारित रूप क्या है? मतलब एचआरडी का विस्तारित रूप है ना। एचआरडी का विस्तारित मतलब फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं, ह्यूमन डिसिप्लिन रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च, ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। सॉरी बी, डी, ये ऑप्शन डी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, रिसर्च नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। चलिए आठवां सवाल बोलता है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 में, है ना। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। और उस समय जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आया था हमारे भारत देश में। कब? 1868 में। क्लियर है? तो चलिए अगला सवाल बोलता है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां नहीं हैं।
नहीं है। दोहरी गणना की संभावना ये तो होती है। मूल्य की मापन में कठिनाई ये भी होती है। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई ये भी होती है। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इनमें से कोई ऐसी ऑप्शन है ही नहीं जिसमें कठिनाइयाँ नहीं होने की बात कही गई है। ये तीनों की तीनों जो है राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ होती है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन डी। 10वां सवाल बोलता है सांप्रदायिक राजनीति आधारित नहीं होती है या नहीं है। आप तो सिंपल पढ़े, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? धर्म पर, लेकिन जाति पर आधारित नहीं होता है, क्षेत्र पर आधारित नहीं होता है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो धर्म पर आधारित होती है। लेकिन सवाल है नहीं होती है ना, सवाल क्या बोल रहा? नहीं होती है, तो धर्म पर तो होती है लेकिन ये दोनों पे नहीं होती, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डियर, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन था? पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मित्र? ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं सरपंच। क्या कहते हैं? सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। चलिए 12वां सवाल पढ़ते हैं। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी आए सवाल मेरे प्यारों रसगुल्लों। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? परिवहन या किसी क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी। और जो सेवा क्षेत्र होता है, जैसे परिवहन क्या है? सेवा क्षेत्र है। बैंकिंग क्या है? सेवा क्षेत्र है, क्योंकि इससे सेवा मिलता है, हम लोग को सेवा मिलती है, इसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है। सेवा क्षेत्र मतलब इसके अंदर परिवहन भी आ जाएगा और बैंकिंग क्षेत्र भी आ जाएगा। कृषि क्षेत्र के अंदर जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वन वगैरह, ये सब कृषि क्षेत्र में आता है। औद्योगिक कोई उद्योग वगैरह का कुछ काम हो तो वो औद्योगिक क्षेत्र होता है। याद रखेंगे सवाल इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो पक्का टपक जाएगा एग्जाम में। अगला सवाल है NSSO का पूरा नाम क्या है? नेशनल सैंपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। 14 सवाल पढ़ते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो कहाँ है? राजस्थान में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। 15 सवाल बोलता है टेक्सॉल का उपयोग कहाँ होता है? टेक्सॉल मलेरिया, एड्स, कैंसर या टीबी में? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टेक्सॉल का उपयोग होता है कैंसर में। किसमें? कैंसर बीमारी के इलाज में टेक्सॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 16 सवाल पढ़ते हैं। निम्न से कौन सी पेय फसल है? पेय बोले तो पीने वाला, चाय, कॉफी, नारियल या ए और बी? तो बिल्कुल ये जो ए और बी यही है दोनों, यानी कि चाय भी और कॉफी। आप देखोगे स्टेशन पे लिखा था पेयजल, देखें पेयजल यानी कि पीने वाला पानी, पीने के लायक पानी, पेयजल। तो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो अगर यहाँ पे दे दे करायोलाइट तो वो भी आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसका अयस्क ये भी है कोरंडम। बहुत बार मैं जब भी सवाल आता तो मैं बताता हूँ ताकि आपके माइंड पे छप जाए। मेरा सवाल बार बार रिपीट होना, कोई भी सवाल को जब रिपीट करता हूँ बीच में तो मतलब है कि वो रिपीट होगा और वो आपके माइंड में छप जाएगा। ठीक है, लोहा का अयस्क का नाम पता है? हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, इस तरह से। चलिए 18 सवाल है। इनमें से कौन नगदी फसल नहीं है? नगदी फसल मतलब जो जिसका उद्देश्य व्यापार के लिए, जिसको हम व्यापार के उद्देश्य से उगाते हैं। जैसे चाय उगाता है तो कोई घर में रखता है क्या? सब बेच देता है। कपास उगाता तो सब व्यापारी होता है। तंबाकू भी व्यापार होता है, तो नहीं है। ये तीनों नकदी फसल है। लेकिन चावल क्या है? चावल है खरीफ फसल। क्या डियर? चावल है खरीफ फसल है। एक आता है गेहूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, गेहूं है रबी फसल। याद कर लीजिए, चावल खरीफ है, गेहूं रबी फसल। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण इनमें से कौन है? इनमें से कौन है जो पादप हार्मोन का उदाहरण है? देखिए बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे आपके सामने हाजिर है। तो ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा? पेप्सिन, एंड्रीन, ऑक्सीन, टेस्टोस्टेरॉन। तो पादप मतलब पौधों में पाया जाने वाला ऑक्सीन। क्या है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, बहुत सारा है ना। तो ये है आपका पादप हार्मोन, याद रखेंगे। चलिए 20वां सवाल पढ़ते हैं। निम्न से अब आपको सवाल, अच्छा ये साइंस का सवाल शुरू हो गया। ओह माय गॉड, साइंस का। इसके पहले क्या था? इसके पहले भी साइंस का सवाल था, इसके बाद भी। चलिए चलो बहुत अच्छी बात है। 20वां सवाल है। निम्न से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति का फॉर्मूला पता है? P बराबर होता है VI, एक फॉर्मूला ये भी होता है। अच्छा P बराबर
W/T भी होता है। देखो ये सब याद कर लो, P बराबर W/T भी होता है, और उसी से ये बना P बराबर VI, ठीक है। अच्छा, इससे एक तो फॉर्मूला ये हो गया, इससे एक फॉर्मूला क्या बनेगा, एक फॉर्मूला पढ़े आप ओम का नियम, V बराबर IR, पढ़े ना। तो V का वैल्यू अगर इस V के जगह पे सेट कर दे, इस V का वैल्यू यहाँ पे सेट कर दे IR, और पहले से I दिया होता, क्या हो जाएगा I²R। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा I? जी बिल्कुल दिख रहा I²R, है ना। तो ये भी आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, I का वैल्यू क्या सेट कर सकते हैं, V/R। देखो अगर I निकालेंगे यहाँ से क्या होगा, V/R। तो अगर इसमें हम सेट कर दे V/V/R, तो क्या हो जाएगा V²/R। ये भी आपका शक्ति का फॉर्मूला, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन में क्या है I²R। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। तो ये भी शक्ति का फॉर्मूला, ये भी शक्ति का, ये भी शक्ति का, ये भी शक्ति का, ठीक है। बाकी ये तो ओम का जान ही रहे आप। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करती है। जब फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को फैलाया, लंबवत फैलाया, तो बताया कि कैसे हो सकता है। यहाँ पे देखो मैं हाथ बना दिया, तो जो अंगूठा है वो अंगूठा क्या बताएगा, विद्युत बल की दिशा बताएगा, ठीक है, विद्युत बल की दिशा। और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। और जो मध्यम फिंगर है वो है विद्युत धारा बताएगा। सवाल क्या बोला, तर्जनी। तो तर्जनी अंगूठा के बगल वाले उंगली को तर्जनी कहते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा कौन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा ये क्या है, विद्युत धारा बोले तो ये मध्यमा फिंगर है, अंगूठा बोले तो विद्युत बल है। चलिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए। विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो CaOCl देखिए ये सवाल है, CaOCl। कभी कभी ऐसे CaOCl ऐसे भी लिखता है कोई, तो वही तो Cl वो मिलकर 2Cl हो गया ना। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पे देखिए COH2 ये क्या है, बुझा हुआ चूना है। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है। तो सिंपल सी, इसमें बंदा फंस जाता कभी कभी, लाल को नीला, नीला को लाल, मतलब ऐसा कब होता है जब आप रिवीजन नहीं करते हो। तो देखो ये सिंपल मैं बताया था, अम्ल के लास्ट में क्या है, लाल। अम्ल के लास्ट में क्या है, लाल। और अम्ल जो है नीला को लास्ट में क्या करता है, नीला को कर देता है लाल। तो पता चला अम्ल के लास्ट में ला रहा, तो ला, अम्ल के लास्ट में क्या रहा, ला, और नीला को क्या करता है, लाल, लास्ट में लाल करता है। तो नीला को लाल करेगा अम्ल, लेकिन लाल को नीला करेगा बस इसका उल्टा, क्षार होगा जो लाल को नीला करता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, ऑप्शन बी। आप मुझे एक होमवर्क कमेंट करेंगे कि शुद्ध जल का एग्जाम्पल बताइए। शुद्ध जल कौन सा है, क्या वर्षा का जल शुद्ध है, या तो फिर नदी का पानी शुद्ध है, या आश्रित जल शुद्ध है। मैं ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। आश्रित जल शुद्ध है, या तो फिर क्या बोलते हैं आपका समुद्र का पानी शुद्ध है। ऑप्शन दे दिया हूँ, इनमें से शुद्ध जल कौन है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो एल्यूमिनियम, जब आप एल्यूमिनियम के छड़ को एनोड बना करके आप जो डालते हैं सल्फर H2SO4, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें से जो है ना एक ऑक्सीजन गैस निकलती है, और ऑक्साइड में बदल कर इस एनोड पर आके क्या होता है, जमा हो जाता है। जमा होने के बाद क्या होता है, इसको जंग लगने से बताता है। इस क्रिया को बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं, एनोडीकरण, कि एनोड पर जो है ऑक्सीजन आके ऑक्साइड के रूप में आके जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, एनोडीकरण। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। Zn है ना, H2SO4। जब इसके बीच अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, ZnSO4 बन जाएगा। जब इसके बीच अभिक्रिया होगा तो ZnSO4, और क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा बाहर, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या निकल जाएगा बाहर, जिंक H2SO4 अभिक्रिया हुआ, तो अभिक्रिया होकर क्या बना, ZnSO4, ये विस्थापन हो गया और हाइड्रोजन को हटा दिया यहाँ से, तो क्या होगा, H2SO4 निकल गया बाहर गैस। चलिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। बहुत मस्त वाला सवाल है ना। कौन सा एंजाइम है जो वसा पर भी क्रिया करता है, पेप्सिन या ट्रिप्सिन, लाइपेज या इमाइलेज। तो लाइपेज वसा है जो एंजाइम, लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा पर भी क्रिया करता है। कौन सा वसा, लाइपेज। हालांकि यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 28वां सवाल है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया। इसमें बंदा कंफ्यूजन होता है, शोषण है ना। तो शोषण जो है वो उसमें छेपी, संयोजन, अपचयन, या क्या होगा, उष्मा शोषी। तो शोषण जो है उष्मा छेपी अभिक्रिया, क्या है, उष्मा छेपी अभिक्रिया। उष्मा छेपी में उष्मा निकलता है और उष्मा शोषी में उष्मा ग्रहण होता है, ठीक है। तो शोषण कौन सा अभिक्रिया है, उष्मा छेपी अभिक्रिया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या होगा, शोषण क्या है, उष्मा छेपी अभिक्रिया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है,
फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? श्वेत यानी कि सफ़ेद, हरा, लाल, भूरा। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। क्या होता है? हरा होता है। याद करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा सवाल बोलता है शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है ना? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो शाक सब्जियों को विघटित करके कंपोस्ट बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता। क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला मतलब ज्वाला नहीं निकलता। ज्वाला बोले तो जैसे कि आप जलाएंगे ये मोमबत्ती, तो देखिए ऐसे बनता है, कुछ इस तरह से मोमबत्ती बनता है। ज्वाला में, मोमबत्ती में कुछ इस तरह बन जाएगा। और केरोसिन में भी केरोसिन तेल जलाएंगे तो एकदम निकलेगा, है ना, आग टाइप को निकलेगा। मीथेन गैस, तो कोयला जब जलाते हैं, देखते हैं कोयला जब शादी वगैरह में देखो कोयला जलता है, लकड़ी वगैरह, तो कोयला में मतलब धधक धक के आग नहीं निकलता, बस मतलब कोयला जलते रहता है, अपना काम करते रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोयला में ज्वाला नहीं निकलता है। 32 सवाल बोलता है आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? जो चिप्स खाते हैं ना पैकेट में, लेज बहुत सारा आता, तो आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या मीथेन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या हो जाएगा? आलू चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आंसर क्या होगा इसका? इसका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बारी आ गया यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो बहुत ही सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे श्वेत, हरा, लाल, भूरा। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत यानी कि सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। आप पढ़े होंगे कि मंड परीक्षण करते हैं कि क्या पत्ती में अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, है ना? पत्ती को सूर्य की रोशनी प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो मंड परीक्षण पढ़े हैं दोनों का। अब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सवाल आता है 5 नंबर में। तो उससे पहले आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबालते क्यों? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी। तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। चलिए अगला सवाल बोलता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड निकलता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड निकलता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या तो फिर यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है? यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्या कि आयरन लवण एवं जल बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बहुत आसान सवाल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला सवाल बोलता है एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है। मतलब पता चल रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। -2 मतलब क्या हुआ? अवतल लेंस की फोकस दूरी, या तो फोकस दूरी बोले पावर भी, फोकस दूरी जब ऋणात्मक तो पावर भी ऋणात्मक होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब दोनों ऋणात्मक में आना है, पक्का क्लियर। तो ये तो पहले ऑप्शन कट गया, यही दोनों में से कोई होगा। अच्छा देखिए BC भी दिया हो, तो हम पावर है ना, पावर बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो f बराबर, अगर f को इधर ले जाएंगे फोकस तो क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा, यानी कि 1/-2। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.5 हो जाएगा, -0.5। ये क्या है? मीटर में, क्योंकि अच्छा ये पर पावर -1 होता है। ठीक है, और यही ऊपर जाकर क्या बनता है? +1, चूंकि माइनस पावर ऊपर जाकर क्या बनेगा? 1। तो ये ऑप्शन में देखो दिया हुआ जी, एक ऑप्शन तो दिया हुआ हमारा 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, 50 बोलो 0.5 मीटर, बात बराबर है। 0.505 को कंटिन्यू 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक तो हमारा आंसर हो गया। अब अगर इसको 0.5 को अगर हम 100 से गुना करें तो क्या बन जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा? 50 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पॉइंट काटो, 0 कट गया, 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। मतलब आंसर क्या पता चल रहा कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है मैथ का सवाल। 5555 के कितने गुणनखंड होंगे? काटो यहाँ पे, तो 5555 देखो ऐसे करो, तो पहले तो 5 से काटो, 1 1 1 1। ठीक है, फिर कितना? 11 कटेगा, 11 का 11, 0 11 11, 11 का 11। ठीक है, और कटेगा तो सिंपल सी बात है यार, 101 जो किसी से कटेगा नहीं। अब तो एक यहाँ पे है गुणनखंड, एक गुणन यहाँ पे, एक गुणन यहाँ पे, कितना? 3 गुणनखंड होगा। कितना गुणनखंड? 3 गुणनखंड होगा। चलिए बोले 4। अच्छा 4 से भी दिया है। अच्छा चलिए 4 क्या है? परिमेय की अपरिमेय या भिन्न सूत्र, ये क्या है? तो 4 एक है कौन संख्या? सिंपल सी बात, 4 कौन संख्या? परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना? 4 कौन सी संख्या है? 4 जो है एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है कि 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? 3 से बड़ी सिर्फ होना चाहिए, 3 से बड़ी। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या तो 5 भी होता है, 7 भी होता है और 11 भी होता है ना जी।
13 भी होता है, 17 भी होता है, सब 3 से बड़ी है। अब बोलता है किसी भी आभा संख्या को के वर्ग को, किसी भी आभा संख्या के वर्ग है, तो 5 का वर्ग कितना करेंगे 25। अगर इसको 6 से डिवाइड करते हैं, बोलता है 6 से भाग करने पे, विभाजित करने पे, 6 चौक 24 कितना जाएगा 1, 6 पर 1 बचा। अगर 7 का स्क्वायर कितने का होता है 49, इसको भी 6 से डिवाइड करते हैं, 6 8 48 कितना बचता है 1। 13 का स्क्वायर, अच्छा 17 का स्क्वायर देखते हैं 289 होता है 17 का, इसको भी 6 से डिवाइड करते हैं, 6 चौक 24 4 9, 6 8 48 कितना बचा 1 बच गया। तो हमेशा 3 से बड़ी कोई भी आभा संख्या होगी तो उसको अगर 6 से विभाजित करेंगे तो हमेशा शेष पर क्या बचेगा 1 बचेगा। 40 बताएं कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ये पी एक्स होगा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये जी सवाल है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है डियर माइनस बी बाई ए होता है। तो बी का वैल्यू कितना माइनस एक्स, यानी कि एक्स का गुणा कितना -1 और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ए का वैल्यू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर का ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए बोलता क्या ये दिया हुआ है सार में अंतर, बहुत बड़ा सवाल मैं बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे तो उम्मीद लग रहा है ये सवाल टपक जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में गेस नहीं करूँगा डियर। अच्छा क्योंकि इतना पढ़ा रहा हूँ, बस एक बार लास्ट टाइम में पढ़ा दूंगा। एग्जाम कल एग्जाम होगा, आज एकदम गर्दा गोल 200 300 400 एकदम एक ही बार ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, 2 घंटा 3 घंटा तक कंटिन्यू एकदम फटाफट सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। याद आप लोग अगर रेडी हैं तैयार होने के लिए कि अगर एग्जाम के 1 हफ्ते पहले अगर शुरू कर दे ऐसा चीज़ तो और मज़ा आ जाएगा, है ना, लेकिन कंटिन्यू रहना पड़ेगा आपको। तो इसका बोलते सार में अंतर क्या होगा, इसको अंतर कर लो, इसको अंतर कर लो, किसी का अंतर करो। देखो 3.9 को 2.1 से घटा दिए, आगे 1.1, अच्छा इसको भी अंतर कर सकते हो, 1.7 को 0.6 से घटा लो। बहुत सा बच्चा इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, क्या होगा आंसर इसका 1 होगा। बोलता कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी चेक करो। देखो 2 का डिफरेंट, 2 यहाँ पे 4 का डिफरेंट, तो ये तो समांतर श्रेणी में नहीं है। कौन है पूछना है, ठीक है। 3 का डिफरेंट हो रहा है, अच्छा 2 का डिफरेंट हुआ, 1 में से 2 बढ़ा 3, और 3 में से देखो 6 बढ़ गया, कितना हो रहा डिफरेंट बराबर नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ देखिए ये A1 A2 A3 है, तो ये होगा क्या, कैसे हो जाएगा पता ही नहीं। अच्छा ये स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर ऐसे है, ठीक है, तो होगा नहीं। अगर नीचे भी करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि कौन सा पता नहीं चल रहा। ठीक है चलो, लेकिन इसको देखते करके तो -6 को घटाना कितना -10 घटाना, ऐसे घटाते हैं ना, तो माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 4। ठीक है, अच्छा -2 को -6 घटाएंगे तो -2 -+6 कितना गया 4। तो मतलब अंतर क्या हो रहा बराबर, इसको भी देखते हैं 2 -+4 कितना जाएगा 4। तो सब बराबर, यानी कि यही है आपका समांतर श्रेणी। लगातार, ओ माय गॉड यहाँ तो गायब हो गया। लगातार n सम संख्याओं का योग क्या होगा, फॉर्मूला पे होता है n × n + 1/2। एक ऑप्शन यहाँ पे गैप था, यहाँ पे एक ऑप्शन लिख दिया, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आया नहीं। ठीक है, तो n लगातार सम संख्या का योग क्या होता है, n लगातार सम संख्या का योग क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये है n सम लगातार सम संख्याओं का योग, ठीक है, और ये है n लगातार विषम संख्याओं का योग, सॉरी ये है प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग है। ठीक है, और ये जो n स्क्वायर देख रहे हैं ये है लगातार विषम संख्याओं का योग। ठीक है, लगातार विषम संख्याओं का योग। तो अगला सवाल बोलता है यहाँ पे क्या कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको प्रथम 200 निकालना ना, यानी कि क्या निकालना है, योग निकालना, योग एसएन निकालना है। तो पहले योग निकालो, एसएन निकालने की जरूरत क्या है, एसएन का फॉर्मूला से बनाओगे तो भी बन जाएगा, लेकिन उतना करने की क्या जरूरत है डियर। आपको बता दिया प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2, अभी बताया ना, ये देखो ये तो n × n + 1/2। तो बैठा दो 200 × 200 एक जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा ना, 200 में 1 जोड़ेंगे 201, काट दो कितना जाएगा 100, यानी कि 201 में 2 0 क्या होगा पड़ जाएगा 21, 20 100, देखो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 20 और 100। अगला सवाल बोलता है दो समरूप, जो यहाँ पे भी ऑप्शन गया है, चलो ठीक है, दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाइयाँ 4 है 9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो मैं ऑप्शन बताता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में लिखता हूँ, ठीक है, 81 अनुपात यहाँ पे नहीं आ रहा था इस फॉर्मेट में, ठीक है, 16 और 16:81 और 2:3, इनमें से कोई नहीं। चलो तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो तो अब यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा कि संगत ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया है, ठीक है, और बोला कि क्षेत्रफल का अनुपात, मैं अभी पढ़ाया था, तो ऊंचाई का अनुपात, तो 4 का कितना होता है 16 और 9 का 81, यानी कि आंसर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो बी का वैल्यू क्या होगा। तो ये ऐसा कंडीशन क्या होता है 12 13, कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ याद आ रहा ना, पाइथागोरस का त्रिक नियम याद आ रहा है ना, क्योंकि ये कर्ण हो जाएगा, 13 बड़ी भुजा जो कर्ण हो जाएगा, और ये लंब हो जाए या ये आधार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये कैसे होता है, ये समकोण त्रिभुज में होता है डियर, क्या होता है समकोण त्रिभुज में। ओके चलिए
अगला बोलता है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। यदि कोई रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को टच करती है तो ये जो रेखा कहलाएगी, वृत्त के अगर एक बिंदु पे टच कर रही है तो ये रेखा कहलाएगी स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। लेकिन अगर आपको बोल दे यदि कोई रेखा वृत्त को दो बिंदु को टच करते हुए जा रही, गुजर रही है, तो उसको बोलेंगे छेदक रेखा, क्योंकि ये छेद करते हुए जा रही है। ठीक है, चलो बोलते हैं यहाँ पे कि दो वृत्त बाहरी स्पर्श रेखा करें और उनकी त्रिज्याएं 11, 6, मतलब बाहर से स्पर्श करें। एक यहाँ पे है और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे, मतलब स्पर्श कर दिया। चलिए ठीक है, एक की त्रिज्या कितना है? 11 है और एक की त्रिज्या कितना है? 6 है। ऐसे त्रिज्या 11, 6 है। तो बोलता दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब एक का केंद्र यहाँ पे, एक का केंद्र यहाँ पे, तो इनके बीच की दूरी कितना होगा? देखिए तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगा? तो 11, 6, बोलो ना यार, 11, 6, 17। चलिए अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल चल रहा है। इनमें से किसके मान sin a बराबर tan a के बराबर होता है? बोलो किसका मान है जो sin a बराबर tan a होता है? तो आपको याद है ना डियर, आपको याद है, कुछ याद आ रहा? sin 0 का वैल्यू कितना होता है? sin 0 डिग्री बराबर 0। आपको पता है tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है। पता क्या चल रहा है आंसर इसका? सी हो जाएगा, क्योंकि सैन का कोई वैल्यू 45 में तो आता नहीं, 45 में आएगा तो 1/√2, और 10 में तो आता नहीं। 90 कितना होता है? 1, 10 में आता नहीं। 30 कितना होता है? 1/2, 10 में तो आता नहीं। तो यही होगा आंसर सी। क्लियर है? लास्ट सवाल है, एक पासों को फेंकने पर कम से कम 6 आने की क्या प्रायिकता है? इसमें बंदा गड़बड़ा रहे थे, ये समझ ले ध्यान से। एक पासों को फेंकेंगे तो क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कम से कम 6 आने की क्या प्रायिकता? कम से कम का मतलब क्या समझते हैं? कम से कम का मतलब समझते हैं कि 6 आ जाए लेकिन 6 से कम नहीं आवे, है ना। कम से कम का मतलब क्या हुआ? 6 आ जाए लेकिन 6 से कम, 6 आ जाए, 6 से कम, 6 से ज़्यादा चलेगा। जैसे देखते हैं ना, अपने पिताजी से पैसा मांगते हैं, मुझे 100 रुपये दीजिए अब्बू या पापा, मुझे 100 रुपये दीजिए, कम से कम मुझे 100 रुपये दीजिए। तो आपके बोलने का अभिप्राय क्या है? कम से कम पिताजी मुझे कम से कम 100 रुपये चाहिए। मतलब पता चल रहा कि 100 से कम नहीं चाहिए, 100 से ज़्यादा दे दो, ले लेगा, है ना। 100 से कम लेकिन नहीं बोल रहा, पहले कम से कम को 100 चाहिए भैया, कम से कम, मतलब 100 से कम नहीं चलेगा, 100 से ज़्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वही बोल रहा कम से कम 6 आने की प्रायिकता, मतलब 6 से कम वाला नहीं चलेगा, कम से 6 आते चलेगा। अगर आप 100 रुपये मांग ले अपने पिताजी से, 100 रुपये मांग रहे तो 100 रुपये दे देगा तो ले लीजिएगा, 200 दे देगा तो और खुशी से ले लीजिएगा, अगर 1000 दे देगा तो उछलने लगेगा। लेकिन अगर 99 रुपये देगा तो अरे पिताजी क्या कर दिए, 1 रुपये कम कर दिए। तो मतलब यहाँ पे है कम से कम 6, मतलब 6 आ जाए लेकिन 6 से कम ना आए, 6 से ज़्यादा आए तो चलेगा। तो 6 से ज़्यादा तो कभी किस्मत में लिखा हुआ है नहीं कि एक पासा फेंकेंगे 6 से ज़्यादा आ जाए, कभी किस्मत में लिखा ही नहीं उसको। तो फिर क्या होगा? तो 6 ही आएगा, मतलब एक घटना घटेगा और टोटल कितना घटना है? 6, 1/6। क्या आ जाएगा आंसर? सी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 50 में 50 लगा के फोड़ दिए होंगे। ऐसे एग्जाम में आपको कलम तोड़ करके बनाना है और अपने से मज़ेदार से बनाना है, ताकि एग्जाम में रिजल्ट आए और आपके पड़ोसी, आपके दोस्त देखते रह जाए। ओके, तो चलो मज़ा आया आप। अच्छा एक चीज़ तुम्हें बताना भूल, ये आ गया है यार। थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे प्यारे रसगुल्लों। देखो आपके लिए मैं लिख दिया हूँ, मेरे प्यारे रसगुल्लों, कलकत्ता वाला रसगुल्ला, कलकत्ता वाला। टाइम समझ लो, डेली 6 बजे सुबह क्लास चलती है, मॉडल सेट वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 9 बजे सुबह क्लास चलती है, साइंस सोशल, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस सोशल सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना। 12 बजे क्लास चलती है मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत जरूरी, आना जरूरी यार। 3 बजे सुबह, 3 बजे दिन में क्लास चलती है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, इस तरह के सवाल लाते रहता हूँ। और 6:30 शाम को रिवीजन क्लास, साइंस हो या सोशल हो, जो भी हो। और 9 बजे रात को करते कंटिन्यू मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली। तो कैसा लगा? मजा आया? तो बस करना क्या है, यहाँ पे दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।